अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। हमारे इस प्रोग्राम में तहरीक बक़ाए उर्दू के इस अदबी फ़ेसबुक पेज पर आज हर शाम की तरह मैं अपने ख़ास मेहमान को लेके आपके सामने मौजूद हूँ और हमारे सभी सामईन हाज़रीन को मैं अपने साथ होने के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ और आज की हमारी महफ़िल जिसके नूर से रोशन है, हमारे बीच मौजूद हैं मोहतरमा बीना गोइंदी साहिबा, मैं उनको आदाब कहती हूँ। आप बेसिकली आप पाकिस्तान से हैं और गुज़िश्ता कई सालों से अमेरिका में आप रह रही हैं और एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक, एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक, एक दिल से दूसरे दिल तक उर्दू को पहुँचाने का जो बड़ा काम है, उस सफ़र को जो एक दिल से दूसरे दिल तक होता है अदब का, तहज़ीब का, ज़ुबान का, उस सफ़र की आप कहते हैं उस कारवां की मीर रही हैं कई अ अ, कई मानों में और आपका सफ़रनामा भी बहुत मकबूल रहा है, उस पे जो आपने काम किया है, सफ़रनामा निगारी का काम जो आपने किया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ मैम, आपके अपने इस प्रोग्राम में। थैंक यू। और सबसे पहले जो हम लोग बात शुरू करते हैं, वो यहाँ से शुरू करते हैं कि आपका इब्तिदाई सफ़र क्या रहा? कैसा रहा? और आपकी वो तालीम, स्कूल, परवरिश आपके फैमिली बैकग्राउंड इनके बारे में हमें बताएँ। बहुत शुक्रिया। मैं बल्कि अपने इस आज के प्रोग्राम में सबको मैं सलाम पेश करती हूँ और जी, हम सरहदों से पार बल्कि ग्लोबल विलेज के इस ज़माने में जबकि वबा भी है, लेकिन इसके जी, बावजूद हम सब कनेक्टेड हैं अपनों से, इंसानियत से, अदब से और उस सब चीज़ों से जिसकी कि हमें फ़हम होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम आपस में इतने कनेक्टेड हो गए आज के दौर में, तो समझे हम कामयाब हो गए। तो बहुत-बहुत जी, शुक्रिया आपका भी और हमारे इस प्रोग्राम का भी जिसमें कि अब आज हम मुझे आने का मैं समझती हूँ कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात हुई कि मैं इस उर्दू के इस प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ पे मुझे आना मेरे लिए एक फ़ख्र रहा। इंडिया तो मैं 2-3 मर्तबा आई, लेकिन जो इस तरह जाना होता है, ये समझें कि आधा नहीं बल्कि उससे ज़रा कुछ ज़्यादा ही सैर हो जाती है, इस तरह जब हम जाते हैं। तो जहाँ जी, तक अब आपने बात की कि मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं अमेरिका में रहती रही हूँ। यकीन मानिए मैं जहाँ पे भी रहती हूँ, मैं अपने आप को उस देश का बना लेती हूँ। चूँकि बिल्कुल, हमारे पास ये जो बॉडी की मटीरियल बॉडी है, मैं उस बॉडी को इतना अहम नहीं समझती। मैं अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को अपनी मटीरियल बॉडी से ज़्यादा सुपीरियर जानती हूँ। तो इस हवाले से भले कि मैं सरगोदा में पैदा हुई, पाकिस्तान के एक शहर जो पंजाब का एक शहर है, वहाँ पे मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की, हाई स्कूल किया, कॉन्वेंट स्कूल से और आपको पता है इंग्लिश मीडियम था, उर्दू तो पढ़ाई नहीं जाती थी उस तरह से और समझ भी नहीं आती थी। लेकिन उर्दू के साथ एक लगाव था और वो मेरे वालिद साहब की वज़ह से था। चूँकि मेरे वालिद साहब उस शहर में हमारे यहाँ मुशायरे हुआ करते थे, अरेंज भी करवाते थे, हमारे कुछ अज़ीज़ थे उनके साथ मिलके। लेकिन फिर बड़े-बड़े शुअरा आते और किताबों का पढ़ने का भी एक रुझान वहीं से पैदा हुआ। तो बहरहाल मेरे ख़्याल में वहीं से ये बात शुरू हुई और फिर आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी जिस जगह पे लेती गई, मैं उधर चलती गई और जो भी काम करना पड़ा ज़िंदगी में, उसको ताज़ीम और फ़ख्र के साथ किया। भले के घर के बर्तन मांजने के अलावा अपने आप को डायरेक्टर बना लिया, अपने एजुकेशन के साथ हुआ, यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसरशिप की। लेकिन मैंने हमेशा यही समझा कि ये सारे काम खुदा इंसानियत के लिए करवा रहा है। तो मैं कभी भी किसी बेशक, मुल्क को बेशक, अपना मुल्क नहीं कहती, कभी भी किसी काम को अपना काम नहीं कहती। मैं समझती हूँ ये इंसानों के लिए हमारे ड्यूटी के साथ जैसे हमारे लिए
लिखा जाता है, जो खुदा ने हमारे हिस्से के काम लिखे होते हैं, हम वो काम करते हैं। मैंने बेशुमार लोग अपने गिर्द ऐसे देखे, मेरे बहुत करीबी लोगों में ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि हम जिद्दोजहद करते हैं। मेरी लिखने में मेरी जिद्दोजहद को कोई जिद्दोजहद नहीं। जिद्दोजहद का अमल वहां से शुरू होगा कि लिखने का तो मुझे पैशन है। जब मुझे अपने पैशन के खिलाफ कोई काम करना पड़ेगा, दरिया एक सिमत में बहता जाए तो उसका बहना कोई बड़ी बात नहीं। जब उसके आगे कोई बहुत बड़ी रुकावट आ जाए और उसको कुछ और करना पड़े, तो वो समझिए कि वो एक ऐसी चीज है कि वो करना आपकी जिद्दोजहद के हिस्से में और उस ज़िम्रे में लिखा जाएगा। तो इस तरह जी, जिंदगी में बिल्कुल। जब मैं अमेरिका गई, तो मैंने अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए करने वहाँ पीएचडी करने गई। और आपको पता है फिर सितंबर 11 हुआ और फिर क्या कुछ हमें देखने को वहाँ पे जिंदगी में मैम दुनिया को, आपका इंसानों माइक को। थोड़ा-सा आपका माइक थोड़ा आपके शायद यहाँ से दूर है, थोड़ा पास कर लें, जी आपकी बिल्कुल, आवाज़ मैं और साफ आएगी। बिल्कुल और करीब कर लेती माइक हूँ। हाँ, माइक जी थोड़ा दूर है, बाकी सब जी बहुत बेहतरीन हो रहा है। ठीक है। जी, तो बहरहाल ये है कि ये जी, सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैंने हमेशा अपने आप को समझा कि मुझे ज़िंदगी में ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि मेरा माहौल, जो मेरी एनवायरनमेंट है, वो डिस्टर्ब ना हो। तो एनवायरनमेंट को भी बेहतर रखना एक लिखारी के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हम तमाम उम्र एक ही काम करते चले जाएँ। अगर कभी ज़िंदगी में काम चलने से नहीं होता, तो वो काम रुकने से हो जाता है। हमारे मोहतरम क्या एक बात है! हमारे सूफी शायर हैं, वो क्या ये बात कहा है! करते बहुत थे। खूबसूरत, तो बहुत से बहुत काम खूबसूरत बात। उन्होंने मुझे रोक भी दिया और मुझे अपने लिखने को रोकना पड़ा बज़ाहिर। बज़ाहिर मुझे कुछ अरसा ये समझिए कि 10 बरस मुझे लगा कि लोगों को ये लगा कि मैं नहीं लिख रही। लेकिन बस मैं बहुत कुछ लिख रही थी, चूँकि मैं अपने बच्चों को जो टाइम देने का वक़्त था वो मैंने उनको दिया। तो बहरहाल मैंने ज़िंदगी जी, में जैसा काम करना पड़ा सब किया जी। और उसको एज़ाज़ समझ के अ, किया। जी। बहुत ही खूबसूरत तजर्बा मुझे भी हो रहा है आपसे बात करके मैम। क्योंकि बहुत ख़ास होते हैं वो लोग जिनसे बात करते वक़्त, जिनसे गुफ्तगू करने में हमें बातों ही बातों में ज़िंदगी के फ़लसफ़े मिल जाते हैं। और आपने कहा कि बहुत से काम चलते रहने से जो नहीं होते, वो रुक जाने से हो जाते हैं और सही बात है। शायद दुनिया के बड़े-बड़े सारे काम तभी हुए हैं जब हम ठहरे हैं, जब ठहर के हमने कुछ सोचा है, कुछ वहाँ पे एक गहराई में जाकर देखा है। तो और दूसरी बात आपकी बड़ी खूबसूरत हमको लगी वो ये कि आप अपने आप को किसी सरहद में बाँध कर नहीं देखती हैं। और ये एक वही कह सकता है शख्स जो वाक़ई खुदा का बंदा हो, जो सही माने में इंसानियत की सूरत में हो हमारे सामने और जिसने ये माना हो कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो तहरीक-ए-वक़ाए उर्दू का भी तो यही स्लोगन है, यही मोटिव है हमारा और शायद उर्दू का ही यही मकसद है, पैगाम है। तो बहुत ही खूबसूरत बात आपकी और मुझे लग रहा है कि कितनी फ़राख़ दिल शख़्सियत से मैं बात कर रही हूँ इस वक़्त बहुत कि शुक्रिया। जिनसे हर बात पे कुछ सीखने का मौका और ख़ास तौर पे शायद थोड़ा-सा मतलबी मैं हूँ कि एक ख़ातून होने के नाते मुझे जो अंदर से खुशी महसूस हो रही है कि क्योंकि इस तरह की आज़ाद सोच हम अक्सर एक औरत की नहीं सुनते हैं कि वो तो एक दायरे में ही सोचती है, वो बनाई ही जाती है यूँ कंडीशनिंग की जाती है कि वो दायरे में सोचेगी। लेकिन आपने सारे दायरे तोड़े और आपने क्या-क्या किया अभी हम लोग उस पे बात भी करेंगे। मैं आपको बता दूँ कि आपको आदाब कह रहे हैं इब्राहिमोव साहब हैं, अतीक अनवर सिद्दीकी साहब हैं, नासिर अहमद साहब हैं, मोहम्मद इकबाल साहब हैं, फिरदौस सोफ नाज़ी साहब हैं। तहरीक बक़ाए उर्दू की ओर से आपको आदाब कहा गया है, तो आपको सबका आदाब पहुँचे। मैं आपसे अब मैं इस बातचीत के रुख को अ, मोड़ रही हूँ वहाँ पे जहाँ पे एक इंसान की शख्सियत शक्ल लेना शुरू करती है, यानी कि उसकी तालीम-ओ-तरबियत, उसकी एजुकेशन और मुझे मालूम हुआ कि आप साइंस की स्टूडेंट थीं। और हम लोग आज भी ये मान के चलते हैं साइंस का स्टूडेंट जो होता है बड़ा खड़ूस टाइप का होता है, पढ़ाई में घुसा रहता है, वो किताबों में ही रहता है केवल। उसको ज़िंदगी की रोमानियत से कोई ख़ास लेना-देना नहीं होता, वो साइंस के फ़ॉर्मूलों में ही लगा रहता है। आपने अपनी पहली मास्टर्स डिग्री साइंस में ली, उसके जी बाद आपने बिल्कुल। उर्दू में ली, आपने मतलब आपकी जो चीज़ें रहीं मुख़्तलिफ़ धाराओं में गईं और आप
मुकम्मल रही हर जगह पे। तो ये कैसे हुआ? आप बताएँ, साइंस में आप कैसे थी? फिर साइंस से आपका लिटरेचर से कैसे जुड़ाव हुआ? कैसे उसमें आपने और क्या-क्या किया? फिर किताब लिखने तक आप देखिए, कैसे पहुँची? ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने आपको बताया, मैं तो उन पत्तों की मानिंद अपनी ज़िंदगी को समझती हूँ। हमारा इख्तियार जहाँ से शुरू होता है, वहीं पे ख़त्म हो जाता है। मैं ये जी, समझती हूँ, हम चूँकि बेइख्तियार लोग हैं, इंसान की स्पीशीज़, बिल्कुल। जो हम अपने आप को बहुत बहुत कुछ समझने वाले लोग हैं ना, एक मैसेंजर आरएनए वाले वायरस से हम बंध के बैठ गए, जिसमें बन के डीएनए भी बैठ नहीं गए, है। बिल्कुल, तो आप ये सोचिए बिल्कुल। कि मेरा क्या इख्तियार था कि मैं कुछ कर सकती। हालात जैसे करते गए, मैं वैसा होती गई। सबसे पहली बात ये हुई कि मैं अपने बहन भाइयों में, मेरे 2 बड़े भाई और मैं बहनों में बड़ी थी और मेरे से 3 छोटी बहनें। तो आपका जी, अब आपको मालूम है कि मेरा जो ज़माना था, वो ऐसा था, लड़कियों को डॉक्टर बनाने का शौक था। तो मुझे तो कतई भी मेडिकल क्या पसंद थी कि दूर-दूर तक इसका नाम भी पसंद नहीं था। इस हवाले से कि कुछ तबीयत शायद ऐसी थी, लेकिन माँ ने बोला कि अगर आप डॉक्टर नहीं बनेंगे तो आपको साइंस पढ़ना पड़ेगी। तो बहरकैफ हुँ, साइंस में दाखिला मिला और पढ़नी पड़ी, और साइंस भी फिर हमने अपनी मर्जी की पढ़ी। बायो पढ़ी और बॉटनी इसमें पढ़ी। यानी आप ये देखिए, फूलों और पत्तों और बागों बहार की साइंस को हमने पढ़ा। और हुँ, हुँ, उसमें फिर मैं समझती हूँ कि जो कुछ मैंने पढ़ा, मासूमियत से लेके इंसान के रकास से लेके हैवानों की जो बका है और उसकी फना, इन तमाम इनके पहलुओं को, एवोल्यूशन को एक इस अंदाज से समझा कि शायद एक आर्टिस्ट जैसे समझता है। तो बहरहाल हुँ। वो मैंने पढ़ा। उसके बाद मुझे मैम जहाँ तक लिखने, मैम सॉरी, मैं रोक रही हूँ आपको 1 सेकंड के लिए। आपकी आवाज़ थोड़ी शायद एयर पे धीमी जा रही है। ईयरफ़ोन अगर आप लगा सकती हैं, अगर पॉसिबल है तो आवाज़ शायद सही जी, मैं जाएगी। लगा लेती हूँ। मैं बिल्कुल लगा जी, लेती जी, हूँ, जी, ईयरफ़ोन जी। लगा लेती हूँ। जी, जी, बिल्कुल, जी, 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 मैं जी। ईयरफ़ोन लगा लेती हूँ। और सेकंड बात ये है कि साइंस मैं चूँकि हमारे बात, साइंस हमारे चारों ओर है और ईयरफ़ोन इस बात जी, जी, का बिल्कुल, सबूत वो है। मैं ज़रूर लगा लेती हूँ, बिल्कुल, थैंक यू। जी, और बिल्कुल। सेकंड बात ये है कि देखिए, साइंस ने मुझे बहुत दूर तक सोचने पे आगे मुझे तरग़ीब भी दी, और मैं समझती हूँ कि ये तरग़ीब मेरे लिखने में बड़ी कारआमद आई। क्योंकि ऑब्ज़र्वेशन जो एक लिखारी करता है, जो करता है, वो ही जी, एक साइंसदान करता है। और जी, बिल्कुल, साइंसदान और से सोचता है। लेकिन मैंने एक चीज़ जो ध्यान में रखी, वो यही रखी कि हमेशा अपने सामने ये समझा जाए कि जो कुछ है ये एक तजर्बागाह है। हम खुद भी एक तजर्बागाह में रखे जाते हैं, इंसान भी। और फिर उस बिल्कुल। तजर्बे में देखते हैं कि हम नतीजा क्या निकलता है। लेकिन नतीजे का एक कुछ पोर्शन हमारे इख्तियार में होता है, जिसको मैं फ्री विल कहती हूँ। अच्छा, जी, हम वो फ्री विल के ऊपर हमारा इख्तियार है एक हद तक। जैसे कि तजर्बागाह जी, में अगर आइंस्टाइन सेब को गिरता ना देखते, या स्टीफन हॉकिंग्स तवज्जो ना देते, तो ज़माने हाँ, में मामलात में वो सब चीज़ें तो हो रही थी। लेकिन उसके ऊपर तवज्जो और गौर का जो एक शऊरी हक हमारे पास था, जो एक हद थी जी, हमारे पास, जो इख्तियार था, उसको जो इस्तेमाल करे, तो फिर वो साइंसदान है। क्योंकि साइंस का इल्म क्या भी बात! साइंसदानों का इल्म नहीं होता। साइंस का इल्म भी खुदा का इल्म दिया है। खुदा का, उस हम बस पावर, उसे पहचान जाते हैं, बस जी, यही बिल्कुल, बात है कि हम उस तक बिल्कुल। पहुँच तो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहरहाल वो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, और फिर मैंने साइंस पढ़ी, फिर मुझे ज़ाहिर है डिबेट्स करने का, कॉलेज स्कूल से ही बहुत ज़्यादा इनामात मिले, और मकाले लिखती थी, और अखबार में मैंने एफएससी, बीएससी में लिखना शुरू किया। उसके बाद जी, बहरहाल ये सिलसिला जारी रहा। वहाँ पे ही मेरी इशफाक अहमद साहब से हमारे कॉलेज में आए थे। तो वहाँ से उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है मेरे प्रोग्राम में काम करें। तो फिर उनका एक प्रोग्राम हुआ करता था उसमें, रेडियो पे। तो रेडियो पे पहले मैं खबरें भी सुनाया करती थी उस दौर में। यानी चोरी-चोरी हम सारे काम करते थे, और मज़े की बात है, घर वालों से भी चोरी करना पड़ता था। तो लेकिन मेरे वालिद साहब जो थे, हमारी वुमेन जी, एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा जो मेरे समझती हूँ कि मुझे एक पिलर थे, वो मेरे वालिद साहब थे। और शादी के बाद जी, मेरे हस्बैंड ने ये काम बहुत खूबसूरत अंदाज में अदा किया कि हमारी लिखने की लिबर्टी को
और हमारी बनाए जिंदगी रखा। को बरकरार रखा, और बल्कि उसके लिए रास्ते भी इस्तेमाल किए। तो मैं समझती हूँ ये बड़ी खुशबख्ती होती है कि आपको, बिल्कुल। बेशक बहुत जगहों से हमें एतराज़ मिलता है, एहतजाज मिलता है ख़वातीन को बहुत शोबों में, खाली लिखारियों को नहीं, लेकिन शायरात को तो बहुत ज़्यादा नापसंद किया जाता था, क्योंकि इस काम को कोई जी। इतना ख़ास पसंदीदगी की नज़र से देखा नहीं जाता था। लेकिन जी, बहरहाल बिल्कुल। जब मैं उर्दू साइंस बोर्ड में एमएससी के बाद मैंने चॉइस किया और मेरी वहाँ सिलेक्शन हुई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, तो इशफाक हुँ, अहमद के साथ, अमजद साहब के साथ, अमजद इस्लाम अमजद, ज़फ़र इकबाल, किश्वर नाहीद, बड़े बड़े नाम हैं ये, और बेशुमार लोग, बानो कुद्सिया भी वहाँ आया करती थी, मुनीर न्याजी साहब, कौन नाम है, सर अहमद फराज, इन सारे, एक मेरा जो पहला दौर था उनमें इन लोगों के साथ ऐसे रहा सिलसिला बहुत करीबी, बहुत बड़े नाम हैं अदब के, और बल्कि गोपीचंद नारायण साहब, इनसे वहाँ मुलाकात हुई, बहुत लोगों, मतलब मैं किनका नाम लूँ और किनका नाम ना लूँ, हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, क्योंकि हम खुद छोटे थे, हम समझते थे हम ही बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया, हुँ, मालूम हुआ, जैसे जैसे पढ़ती गई मुझे मालूम हुआ अरे अभी भी कम पढ़ा है। तो वो जो जी, इल्म का एक सिलसिला था वो जारी रखा, वो जितनी आगही होती रही, जितनी आग में कूदती गई, उतनी आगही के दर खुलते गए, और क्या उतना बात! ही मुझे मैं समझती हूँ कि नामालूम जो था, जो चीज़ें हमारे से छुपी हुई थी, उनका मुझे इल्म होता गया। तो अब ऐसा है कि माबअदुल तबियात के कुछ ऐसी चीज़ें, मेटाफिजिकल फॉर्म्स की चीज़ें, अब बाज़ हुँ, दफ़ा बैठे-बैठे वो भी नज़र आ जाती हैं, तो वो भी खुदा हुँ, की हुँ, देन हुँ, है। शायद उसकी बिल्कुल, तरफ बिल्कुल। मैंने तवज्जो कभी नहीं की थी, लेकिन जी, 2007 के बाद से इस पे तवज्जो दी। और बहरहाल ये आप पूछ रही थी, तो फिर दूसरा जो मैंने मास्टर्स उर्दू में मुझे करना पड़ा, चूँकि उर्दू साइंस बोर्ड जी। में जॉब थी मेरी। फिर हमने हुँ, साइंस की हुँ, बेशुमार किताबें लिखी, उर्दू में बच्चों की, बड़ों की, डिक्शनरीज़, फ़रहंग लिखी, फिर उसके बाद कोई टॉपिक ऐसा छोड़ा नहीं जिस पे ना लिखा हो। जी, लेकिन उसके जी, लिए कि शऊरी तौर पे ज़बान जो है हमारे हुकूमती अदारों में ऐसा रुझान आए कि लोगों को अंग्रेज़ी की वजह से वो ये ना समझे कि हम ये चीज़, ये इल्म तक पहुँच नहीं सकते। तो इसलिए सोचा बिल्कुल। कि अपनी कौमी ज़बान में ये चीज़ लिखी जाए। तो मैं इसीलिए मैं वो मैम काम एक करते बात रहे। आपसे कहना चाहूँगी, अभी तो आपके गज़लों की किताब पर और आपके सफ़रनामे पर बहुत कुछ मुझे पूछना है। लेकिन इसके पहले चूँकि आपने बात को छेड़ दिया है, तो इस बात को मुकम्मल मैं करना चाहूँगी। जब आपने मुझे बताया कि आपने साइंस पर तमाम किताबें लिखी हैं, मतलब 20 से ज़्यादा 27 जी, किताबें आपने लिखी हैं, तो मुझे भी लगा कि अक्सर हम लोग ये मानते हैं कि ख़ास तौर पे साइंस केवल इंग्लिश में ही पढ़ी जा सकती है, समझी जा सकती है, और जिनको इंग्लिश नहीं आती है, ख़ास तौर पे हमारे मुल्कों में, जैसे हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान के लोग हैं, तो हम लोगों को हम लोग अपनी ज़बान में बोलते हैं, और इंग्लिश अगर उतने हमें इंग्लिश में नहीं है अच्छे, तो लोग सोचते हैं कि ये ज़हीन नहीं है या इंटेलिजेंट नहीं है, इन्हें साइंस नहीं आती होगी, इन्हें दुनिया की जो अ, बड़ी चीज़ें हैं वो नहीं पता है, नई चीज़ें नहीं पता हैं। आपने उर्दू में ये अपनी किताबें। हेलो? मैम, आपकी आवाज़ अचानक से बंद हो गई है। हेलो? आवाज़ आपकी नहीं आ रही है, आप चाहें तो एग्ज़िट करके इन कर लें एक बार। जी। अ, हम बात कर रहे हैं मोहतरमा बीना गोइंदी से, जो कि शायरा हैं, दानिश्वर हैं, अफ़साना निगार हैं, नॉवल निगार हैं, सफ़रनामा निगार हैं आप, और उर्दू की खिदमत कर रही हैं, लाहौर पाकिस्तान से अमेरिका तक जाकर। लेकिन उससे भी जो ख़ास बात है उनकी शख्सियत की, वो ये है कि वो किसी एक मुल्क, किसी एक सरहद में खुद को बाँध कर नहीं देखती, और वो ये कहती हैं कि वो जिस मुल्क में जाती हैं वो उसको अपना समझ के चलती हैं, क्योंकि खुदा की बनाई हुई ज़मीन पर सब कुछ एक जैसा है, और ऊपर वाले ने कहीं कुछ भी भेदभाव नहीं किया है।
तो एक इंसान के तौर पे हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन चीज़ों को वैसे ही लें और हर जगह जितना हम सीख सकते हैं सीखें। और दिलचस्प बात ये थी कि वो साइंस से पढ़ी हुई हैं, तो उन्होंने बहुत सारी किताबें साइंस की भी लिखी हुई हैं। और फिर से ले रही हूँ। हेलो, हेलो। मैम, आपकी आवाज़ मुझे फिर नहीं आई। मैं अब जो हमारे नाज़रीन हैं वो हमें देख रहे हैं, हमें ज़रा बताएँ कि क्या मैम की आवाज़ आ रही है उन्हें? क्योंकि मुझे इधर मेरी तरफ नहीं आ रही है आवाज़। ईयरफ़ोन मैम, एक बार आप ईयरफ़ोन निकाल कर देखें, आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। फ़ोन से डिस्कनेक्ट करके देखें ईयरफ़ोन को। हेलो, नहीं, नहीं आ रही है मैम। 1 मिनट। आप जो हमें देख रहे हैं वो हमें आप बताएँ कि क्या मैम की आवाज़ आप तक पहुँच रही है फ़ेसबुक लाइव के ज़रिए? और अगर नहीं पहुँच रही है तो हमको फिर से एग्ज़िट और इन करना होगा। आवाज़ मैम आपकी नहीं आ रही है। हाँ, वो कुछ कहीं न कहीं आप इस स्ट्रीम से बाहर निकल लें और निकल के फिर वापस से फ़ोन को चाहे तो स्विच ऑफ ऑन ऑन कर लें एक बार। जी, जी, जी। कोई नहीं, मैं आराम से मैं हूँ। होता है कभी हम लोग अभी अभी ही मैडम बीना गोविंदी साहिबा ने कहा था कि ये दुनिया एक तजर्बागाह है और हम लोग हर वक़्त जब कुछ कर रहे होते हैं तो कुछ सीख रहे होते हैं, क्योंकि कुछ-कुछ गलतियाँ हम लगातार करते जाते हैं। गलतियाँ होती जाती हैं, हर चीज़ पे हमारा इख्तियार नहीं होता है, और जिन चीज़ों पे हमारा इख्तियार नहीं होता है, फिर हमें थोड़ा रुकना होता है और समझना होता है चीज़ों को। जी आपको हेलो, यस मैम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। यस मैम। आवाज आ रही अब है? आई आपकी आवाज़, बिल्कुल, ओके ओके बिल्कुल, बिल्कुल आई, ओके बिल्कुल आई। ओके। और मैं सॉरी अभी फॉर यही कह रही थी कि अभी मैम ने हमें बताया था कि दुनिया एक तजर्बागाह है, हर चीज़ हमें एक नया तजुर्बा देती है। तो ये हमारी लाइव बातचीत में भी है, जो ये जो कुछ होता होता है, हम कनेक्ट होते हैं, डिस्कनेक्ट होते हैं, ये भी हमारा जी तजुर्बा जी होता है कि जी जब बिल्कुल। चीज़ें आपके मुताबिक ना चल रही हों, तो कैसे हमें उन चीज़ों के साथ कदम से कदम मिलाना चाहिए। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं यही कह रही थी कि आप साइंस की स्टूडेंट रही और आपने आप साइंस की मास्टर रही। आपने किताबें साइंस पर लिखी, आपने इतनी बड़ी खिदमत की, न सिर्फ़ ज़ुबान के हवाले से बल्कि साइंस के लिए भी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन-कौन सी किताबें आपने लिखी, वो किताबें कहाँ-कहाँ लगाई गई हैं, पढ़ी जाती हैं, और उन किताबों में क्या चीज़ें आपने समेटी हैं? साइंस की किताबें देखिए ख़ास वो तौर पे। किताब की साइंस की खसूसी बात ये थी कि कुछ हमारे आगाज था कि बच्चों के लिए साइंस की बुक्स लिखी। वो एक बहुत बड़ी जी, सीरीज थी जो हमने काम किया। उसमें आम फहम बच्चों मैं उसके बाद में विकी कॉप का बाद में जिक्र करती हूँ। फिर उसके बाद ऐसा था कि क्रस और गंठिया हमारी किताब थी, आर्थराइटिस पे अच्छा आम बीमारी थी जिसके ऊपर। फिर उसके बाद जैसे पौधों की ग्रो बंदी ऑफ, फिर उसके बाद जैसे था हमारे लिए कि हमारे सैयारा प्लेनेट क्या है। अभी रिसेंट बल्कि एक मेरी किताब आई, फिर एक किताब जो बहुत अच्छी थी जो हमने 4 लोगों ने मिलके लिखी, 1200 पेजेस की बुक थी, नामवर मुसलमान जी, साइंसदान। वो एक बहुत मशहूर किताब। वो भी एक ऐसा था कि हमें मालूम होना चाहिए कि कहाँ से साइंस की इर्तिका हुई। फिर उसके बाद नील बोहर्स हुँ, की किताबें, मतलब जो जो हमारे साइंटिस्ट गुजरे उनके जो काम थे उनको। इवन आप ये सोचिए कि आज के दौर में मुझे मतलब अभी भी इतना फिक्शन लिखने के साथ, इतनी शायरी की किताबें आने के बाद, इतना दीगर और काम करने में मैं थोड़ा सा टाइम खैर के लिए जरूर डालती हूँ। और खैर का काम जो होता है वो मेरे साइंस की किताबें लिखने का काम होता है। क्योंकि अभी मैंने रिसेंट जी। एक किताब मेरी आई है फजाई आलूदगी, तो वो मैंने किताब हुँ, अक्टूबर नवंबर में मैंने वो सबमिट कराई थी। उर्दू साइंस बोर्ड, हमारी फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने वो किताब छापी। जी। तो हालांकि मैं अब यहाँ पे काम नहीं करती, अमेरिका चली गई, तो वहाँ पे मैं आई वाज स्टूडेंट एडवाइजर देयर फॉर 3 इयर्स। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास रहा कि साउथ एशिया की स्टूडेंट एडवाइजर रही। लेकिन बहुत से और काम भी किए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो हमारा साइंस के हवाले से काम होता है ना लिखने का, जैसे कि वो एक हमारे शायर थे ना शेले,
उनकी वाइफ थी हैरी, उन्होंने साइंस फिक्शन लिखनी शुरू की। आपको पता है कि ये जो अपोलो 18 था, ये तो गिरा, ये जब चांद पे गए तो उससे 200 साल पहले जॉन पॉल था जिन्होंने साइंस फिक्शन की किताब लिखी थी, नॉवेल लिखा था। वो था कि जर्नी टू द मून, शायद इसी तरह था। अब वो जब चांद पे गए, वो तो उन्होंने किताब पहले लिखी थी, दो पहले, लेकिन उन्होंने यकीन माने जिधर अपने वो चांद गाड़ी को गिराया वो तकरीबन वही इलाका था, सिर्फ 20-25 किलोमीटर दूर था। जबकि जॉन पॉल के पड़पोते जो थे उनको ये फिर खुशखबरी दी गई कि आपके परदादा ने ये नॉवेल लिखा था, और आज वो काम सच हो गया। तो इसलिए साइंसदान जो होता है या साइंस की फहम रखने वाला जो होता है वो भी खुदा की बात करता है, क्योंकि वो कायनात के आपकी खुदा नई किताब में भी वज़ाहिर सुना है, आपकी नई किताब में आपने कोरोना वायरस के बारे में कुछ पहले से वो उसके देखिए इम्कानात कोरोना बता दिए वायरस, थे। जी कोरोना वायरस तो हमेशा से था, लोग ये कोविड जी, 19 है। अच्छा, अब मजे की बात कोविड ये हुई कि 19। मुझे क्या पता था, मुझे ये क्या पता था कि कोरोना वायरस कोविड 19 की शक्ल में आ जाएगा। मैंने तो फजाई हाँ, आलूदगी में नैनो पार्टिकल्स की बात की। मैंने ये कहा कि ये नैनो पार्टिकल्स जो फजा में होते हैं प्लास्टिक से और दीगर चीज़ों से, ये हमारे किसी केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी शक्ल में हमारे लिए वबाएं फैलाएंगी। अब वो पूरा एक मैंने चैप्टर लिखा। अब वो मुझे लोग कहने लगे आपने ये खुशखबरी कैसे दी, आपने ये पेशी, मैंने कहा ये नहीं होती। अगर आप किसी भी चीज को तवज्जो से देखें, ख्याल उसकी तरफ हाँ, करें, फिर तवज्जो दें, और फिर उसमें आ गई ही और उसको फील करें, तो फिर कैसे हो सकता है कि आपके उसके अंदर जो सच मौजूद है उसको आप तलाश ना कर सके। तो जब वो सच जी, तलाश करने का जो सफर है वो दरअसल खुदा तक पहुंचने का सफर है। तो इल्म जो जी, है वो खुदा का एक नाम, खुदा का एक मजहर है, खुदा है। मेरा ये ख्याल है कि इल्म नॉलेज है, और नॉलेज खुदा का एक वो रूप है जो कि अगर उसी को नजर आ सकता है जो जिसको इसकी तलाश होती है। जो इल्म की तलाश करता है वो किसी तरह का भी इल्म हो, तो वो समझे वो खुदा की बिल्कुल। तलाश के सफर के ऊपर रहता है। तो ये बहरहाल ये इसी तरह मेरा सफर रहा, बिखरा हुआ रहा, जी, लेकिन मेरे ख्याल में जैसे बहुत ही हमें बहुत ही खुशी हो रही है आपसे बात करने में, और जो आपका सफ़र है, वो हमें भी एक रूहानियत के सफ़र पे ले जा रहा है, एक समझ के सफ़र पे ले जा रहा है। आपको सुनना हमारे लिए बहुत ही खुशी का बायस है मैम। एक आपसे गुज़ारिश करूँगी, अगर अभी पॉसिबल है तो आप वापस से ईयरफ़ोन लगा लें। और अगला सवाल मैं आपसे ये पूछूँगी, साइंस में तो आपने बहुत कुछ लिखा, किताबें लिखी, क्योंकि साइंस का आपने जो बताया कि साइंस को समझना इंसान के लिए खुदा की कुदरत को समझने के बराबर है। उसके बाद आपने आपकी पहली किताब जो आपका जो शेरी मजमुआ आया, सोचती आँखें, फिर जो तुमने देखा, फिर मिट्टी की प्याली, ये किताबें कैसे आई? एक साइंसदां के दिमाग में शायरी, तख़य्युल, तसव्वुर, वो रूमानियत कैसे आई होगी? कुछ अशार भी आपके हम सुनना चाहेंगे, और उस किताब के सफ़र के बारे में। उसके पहले अगर पॉसिबल है तो आप ईयरफ़ोन लगा लें, तो जी शायद मैं आवाज़, कोशिश क्योंकि कर, आपकी तरफ का का जो वो है, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा-सा डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी हम मैं समझती हूँ कि अगर सोच रहे ऐसे ही हैं। काम चल जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि हाँ, अगर अगर आपको मेरी आवाज़ आवाज थोड़ी-सी आ फिर रही है। तेज़ करनी पड़ेगी। हाँ, आवाज़ थोड़ी तेज़ करनी पड़ेगी, थोड़ी धीमी हो रही है बीच में। अच्छा, अभी अभी कुछ बेहतर आ जाएगी जब अभी मैं अभी तो शायरी ठीक है। करूंगी। जी, जी। बस तो अभी फिर तो आ अभी रही ऐसे है। ही काम चलाते हैं, ऐसे डिस्टर्ब ठीक है, जी। ना। जी, जी। बहरहाल जो जी, मेरी जी, जी। पहली किताब थी वो मेरे एमएससी के थोड़े एक दो बरस के बाद फाइनल शक्ल में आ चुकी, लेकिन लिखी वो गई बीएससी और एमएससी के दौरान ही वो लिखी की गई। तो उसमें से मैं अपनी एक वो जवानी के ज़माने की एक शायरी की कुछ दो तीन जी। अशार उसमें से सुनाती हूँ। न चेहरा ही बदलता है, न वो तेवर बदलता है, न चेहरा ही वाह! बदलता है, न वो ना वो तेवर तेवर बदलता बदलता है, है। हुँ, वो जालिम सिर्फ अपने हाथ का पत्थर बदलता है। क्या न बात चेहरा है। ही बदलता है, न वो तेवर बदलता है, वो जालिम सिर्फ अपने हाथ का पत्थर बदलता है।
बड़ी तब्दीलियां होती हैं इंसानों की बस्ती में, बड़ी तब्दीलियां होती हैं इंसानों की बस्ती में। बस्ती में। परिंदा कोई देखा है जो अपना घर बदलता है? क्या बात है। परिंदा कोई है जो अपना बदलता है? और एक दो अशार और आपकी नजर। चांदनी रात में बुलाऊं तुझे, चांदनी रात में बुलाऊं तुझे, धड़कने दिल की मैं सुनाऊं तुझे। वाह। चांदनी रात में बुलाऊं तुझे, बुलाऊं तुझे, धड़कने दिल की मैं सुनाऊं दिल की तुझे। मैं सुनाऊं तुझे। तेरे पहलू में रख के दिल अपना, तेरे वाह। पहलू में रख के दिल अपना, चांद दिल रातों अपना। में गुनगुनाऊं तुझे। तो वाह बहरहाल क्या उस बात जमाने में तो हम यही शायरी कर सकते थे। अब है। एक और एक उसी जमाने में इशफाक साहब को ये शेर बड़ा, ये गजल पसंद थी और इसका हासिल गजल एक शेर उनके नाम। तेरा हर गम चुरा लिया होता, तेरा हर गम चुरा लिया होता, काश मेरा पता लिया होता। तेरा हर गम चुरा लिया होता, काश मेरा पता लिया होता। जिंदगी धूप में गुजारी है, साए में ही छुपा लिया होता। या समंदर की वाह। तह में रख आते, या समंदर की तह में रख आते, या भंवर से बचा लिया होता। या वाह समंदर की तह क्या में बात। रख, या भंवर से बचा लिया होता। या भंवर से चल बचा दिए लिया होता। वाह। लिया होता, चल दिए मेरे मुस्कुराने पे, चल दिए चल मेरे दिए। मुस्कुराने पे, मेरे मुस्कुराने पे पर्दा गुल हटा लिया होता। तो हाँ क्या बात है। बहरहाल ये तो उस जमाने की शायरी थी। और उसके बाद एक मुझे और नज्म जो है वो माशाल्लाह, बहुत उसी पसंद है। ज़माने में आप साइंस पर भी बहुत काम कर रही थी और वो ज़माना आप जी एक साथ 2 दुनिया को आप सँभाल रही थी, ये बहुत बड़ी बात थी। मैम आपको शहबा शाज़ली साहिबा ने न्यूज़ीलैंड से आदाब बोला है और बहुत आपके काम की तारीफ़ की है। बहुत और शुक्रिया। जनाब मुश्ताक सदफ़ साहब आपको सुन रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि क्या आपने साइंस फ़िक्शन पर भी कुछ काम किया है? ये वैसे एक मैं इसके ऊपर लिखी तो हैं चीजें। उन मज़ामीन को जी, हमारा एक रिसाला निकलता था अपने जी। उर्दू साइंस बोर्ड से ही, उसमें मैंने लिखी थी। लेकिन उनको किताबी शक्ल नहीं दी, लेकिन उम्मीद है कि उसको एक नॉवल की शक्ल में या कुछ इसमें लिखूंगी। अभी तक मैंने साइंस फिक्शन में नहीं लिखा था, हमने प्योर साइंस की अच्छा। बुक्स लिखी थी। जी, मेरा जी, ख्याल में उस जी। पे मैं लिखने का इरादा रखती हूँ, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हैं। जैसे चूंकि मैं थोड़ा सा वादतुल वजूद और जो जिसे कहते हैं ना आलम फितरत के चक्कर में पड़ गए, तो वो बड़ा एक मुश्किल काम हो गया। क्योंकि आपको पता है हुँ। कि सबसे बड़ा नाकाबिले फहम बात यह है कि वो काबिल फहम हो जाए, को जान ले। यानी काबिल फहम जो है वो खुदा है, जो खुदा को सब चीजें मालूम है। तो उसकी जब तलाश में आप पड़ जाएं, तो फिर बहुत सी चीजों को आपको सुपरसीड करना और पड़ता है। वो तलाश बहुत मुश्किल है क्योंकि खुदा के लिए कहा गया है कि है भी नहीं और हर जा है। तो उसको तलाश एग्जैक्टली करना उसको वो तलाश यही एक करना थोड़ा नज्म है मुश्किल मुझे, काम है। इसी से याद आया, ए खुदा यहीं कहीं तू है, ए खुदा यहीं कहीं तू है। मतलब हम हुँ, ढूंढते फिरते हैं ऊपर नीचे, लेकिन खुदा तो बिल्कुल, यहीं कहीं है है। भी नहीं और अब हर जा बल्कि है, बिल्कुल, हाँ। जी अभी मैं आपसे जाते जाते थोड़ा सा एक चूंकि मेरी आपको आवाज से भी फील हो रहा होगा, कुछ हाँ, चंद रोज कबल मेरे साथ एक बहुत एक नुकसान का काम हो गया, मैं समझती हूँ। जी। लेकिन वो नुकसान मेरे हुँ, साथ तो नुकसान हुआ, लेकिन शायद रब के घर में उसका बहुत फायदा होगा। क्योंकि रब को जो हुँ, लोग बहुत प्यारे होते हैं वो उनको बुला लेते हैं। तो मेरा एक पहला कारी जो है ना, वो मुझसे जुदा हो गया। तो मेरा पहला कारी आपने जो मेरे बताया। वालिद साहब थे, वो मेरे पहले कारी थे। और उसके ऊपर मैंने बल्कि मजमून भी लिखा, जो भी मैंने लिखा। और वो बल्कि मेरी किताब जो आने आ रही है आजकल, बसद एहतराम, उसमें वो मजमून शामिल है। तो बात ये है जी, कि वो जो आपके रवैये हैं, वो जब आपके मोहब्बत से और जो फहम आपका कारी देता है आपकी तहरीर को और लफ्ज़ों को समझता है, वो कोई नक्काद नहीं दे सकता। भले से लोग कहते रहे कि नक्काद आपको बहुत ऊंचे मसनद पे बिठा देता है, वो आपको मंच पे, मैं समझती हूँ कि कारी आपको बिठाता है जिस मंच पे, वहां से कोई नक्काद ना उतार सकता है उसको और ना उससे ऊपर कहीं बिठा सकता है। तो कोशिश बिल्कुल, ये कीजिए कि हमारी बेशक। चीजें हमारे कारी तक पहुंच जाए।
और उसकी फहम में आ जाए। बेशक, बेशक। और जो भी आपने आपके साथ जो कुछ हुआ, जो नुकसान का काम आपके साथ हुआ, अल्लाह आपको उसको बर्दाश्त करने की ताकत अता फरमाए। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो आपको बना दिया वो हम सबके फ़ायदे का काम हुआ, जी इस बिल्कुल। ज़माने के फ़ायदे का काम हुआ। और आपने बहुत कुछ किया है जो लिखा, मतलब मैं एक खातून के तौर पे तो मुतासिर हो ही रही हूँ, और मैं ये भी सोच रही हूँ कि आसान नहीं होता है बहुत चीज़ों को एक साथ उठाना, उसे मुकम्मल करना। आपने अपनी पढ़ाई की चाहे बात हो, चाहे लिखने की बात हो, आपने हमेशा मुख्तलिफ चीज़ों को अपने लिए इंतख़ाब किया और उन्हें अंजाम दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ। आपके सफ़रनामे के बारे में बहुत सुना है मैम, आपने भी कुछ कहा था कि आप बहुत सफ़र करती रही हैं, और जापान से शुरू हुआ तो फिर अमेरिका, फिर हिंदुस्तान, फिर पता नहीं कितने सफ़र आपने किए। हर सफ़र में आप बहुत खुश हुईं, बहुत कुछ सीखा। आप सुना है कि आप इंडिया जब आईं तो आप इंदिरा गांधी साहिबा से मिली, लेकिन दरअसल वो कोई और निकली, वो कोई और थी। ये भी एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या रहा होगा। फिर उन सफ़रनामा बिल्कुल। जितने सफ़र आपने किए, उन सफ़र को करने के बाद जो कुछ आपने तजुर्बा लिया, उसको किताबों में तब्दील किया। हम चाहते हैं तफ़सील से इस बारे में हम आपसे जानें, क्योंकि एक खातून वो भी सफ़र पे, ये दुनिया का अपने आप में एक अजूबा ही माना जाता है आज के ज़माने में भी। तो जी बिल्कुल, वो बहुत सफ़र अच्छी बात। एक परिंदे जैसा आपका जीवन अगर रहा कि आप सरहदों को, कहते हैं ना, जावेद अख्तर साहब के गाने की एक लाइन है कि पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, और वाह सरहदें इंसानों के लिए हैं, सोचो हमने क्या पाया इंसान होके। तो आप वाह तो वाह वाह वाह। परिंदों जैसी फितरत भी रखती हैं, तो अपने सफरनामा के बारे में बताइए, कहाँ-कहाँ के सफर आपने किए? इंडिया के बारे में खास तौर पे बताइए, और जी आपने और बिल्कुल। कौन से सफर किए? इंडिया से एक हमारे पड़ोसी मुल्क से सा राब्ता अजीब सा है, एक अजीब सा जी, मोहब्बत है, एक अजीब सी हुँ, उसके साथ लगन है। क्योंकि देखिए जी, इंसान अपनी जन्मभूमि नहीं भूल सकता। मैं इस बिल्कुल, चीज़ से बिल्कुल। बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं सहमत हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि कभी भी और जन्मभूमि ये नहीं होती, चूँकि मैं जेनेटिक कोड को एक से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता देखती भी हूँ। जब आप अपने बायो की वालिद साहब को स्टूडेंट हैं भी आखिर। जी, बिल्कुल। मैंने जब अपने वालिद साहब को, चूँकि आपको पता है कोविड के दिन हैं, तो इसमें बहुत कम लोग जाते हैं सुपुर्द खाक करने। हमेशा लिखा करते थे सुपुर्द खाक। जब मैं हमने दीगर लोगों के साथ अपने वालिद साहब को सुपुर्द खाक किया, तो मुझे वाक़ई समझ आई कि सुपुर्द खाक का मतलब क्या होता है। एक्चुअली जिस मिट्टी को, जिस जन्मभूमि को भूलते नहीं हैं, वो इसलिए नहीं भूलते कि हमें उसके अंदर अपनी शनाख्त का हमारा कीड़ा होता है। अच्छा, वो जो शनाख्त है वो हमें बहुत दूर तक ले जाती है। तो हमारी आइडेंटिटी जो है वो इंडिया में भी है, हमारी आइडेंटिटी जो है वो श्रीलंका में भी है। हमारी आइडेंटिटी, चूंकि मिट्टियां जो हैं ये रीशफल होती रहती हैं, ये जोग्राफिकल बिल्कुल, चेंजेस के साथ सियासत के लिए होंगी, राइटर्स के लिए, एक सूफी के लिए, एक आम इंसान के लिए ये जो बाउंड्रीज हैं वो, उनकी अहमियत बहुत डिफरेंट है। वो चूंकि इंसानियत की बात करते हैं, उनके लिए ये चीज़ें, यकीन माने कि ये हदबंदियां जो हैं ये बहुत मुख्तलिफ हैं। तो जहाँ तक वाकया है कि सबसे पहले तो इंडिया का जिक्र करूंगी, चूंकि इंडिया में पहली मरतबा मैं 84 में गई थी, तब मैं स्टूडेंट थी। तो बहुत हमें इश्तियाक था, बहुत अमृतसर भी गए और गोल्डन टेम्पल भी देखा, और दिल्ली तक हमारा था पड़ा, और वहाँ पे बहुत कुछ देखा। आगरा में भी गए, ताजमहल भी देखा। वो जवानी के दिन थे, लड़कपन कह लीजिए उसके दिन थे। तो हमें पता चला कि ये तो किसी महफिल में गए तो वहाँ मालूम हुआ कि ये इंदिरा गांधी यहाँ पे आएंगी। लेकिन वो बाद में पता हुँ, चला वो तो अमृता प्रीतम जी। अब मैं अमृता जी से मिलना मेरे क्या लिए, बात! मैंने जब भी उनके लिए, मुझे वहां पे पाकिस्तान में जब उनका दिन मनाया जाता है तो मुझे भी सदारत करनी थी यहाँ पे, तो मुझे वो जी, वक्त याद आ गया। मैं कहा अमृता जी, आपने तो अमृत होके मुझे मिली, और मुझे मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी राइटर है उस जमाने तक,
मुझे शऊरी तौर पे ये पता नहीं था, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट थी, पढ़ती थी, पता था। तो मैंने कहा ठीक है, एक राइटर है। लेकिन अब उनकी बातें, की जो मुलाकात थी, वो एक अशरफी की तरह, वो एक सौगात की तरह मेरे अंदर दफन है। मैंने झोली तो में आ बाद में गिरी। लेटर्स उनके साथ लिखे और लेटर राइटिंग रखी। लेकिन मैं समझती हूँ कि कुछ चीजें जो इत्तेफाक से अब भी आपके मिले, वो आपका नसीब होता है। उनके पीछे हम भागते हैं, वो हमारी होती नहीं है, हम बिला वजह उनके पीछे भागते हैं। तो बेहतर वो है जो चीज चल के आपके पास आए ना, या इत्तेफाक से आ जाए, तो उसका शुक्र अदा कीजिए। कभी भाग बिल्कुल, भाग के चीजों के पीछे ना भागिए, क्योंकि आप की चीज आपके पास पहुंच जाएगी। बिल्कुल। आपका कुदरत काम ने जो सही और आपके लिए कोशिश, बनाया है वो आप तक जी पहुँच जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहरहाल वहां पे हमने वो एक मूवी भी देखी इंडिया की, उस जमाने में वो थी दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, सलमा आगा जी की मूवी थी। और वो सिनेमा में निकाह। हमने दिल्ली के, हाँ, जी हाँ, निकाह, हाँ, दिल्ली में हाँ। देखी। फिर मुझे दूसरी दफा इत्तेफाक 2014 और 2015 में जाने का हुआ, 2 बरस, एक सार्क कॉन्फ्रेंस में, और एक वुमेन राइटर्स 24 था हमारा था। तो उसमें भी मैं ग्रुप लीडर थी, और उसमें मुझे तारा गांधी जो हमारे गांधी जी की पोती हैं, उनसे भी मिलने का और मीटिंग्स में उनसे इत्तेफाक हुआ। और फिर आपकी एक्स सदर थी, आपकी प्रतिभा प्रेसिडेंट, पाटिल। हाँ, हाँ, जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, हाँ। जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनसे भी एक खसूसी नशिस्त रही, और वो बड़ी यादगारी मेरे लिए एक नशिस्त रही। लेकिन ये वो जमाना भी आपको पता है, 2014 का, यानी कि आज से 6 बरस पहले की बात है। तो मैं ये समझती हूँ कि इंडिया में जब गई ना, तो मेरे लिए इतनी इतनी मोहब्बत वहां से हमने समेटी कि बस आते वक्त भी बस ऐसे था कि जैसे दिल वहां छोड़ आए। यकीन माने कि जैसे वहां दिल छोड़ आए। मैं समझ आगरा गए, सकती हूँ, आपके दिल का धड़कना मैं महसूस कर पा रही हूँ इंडिया में अभी। जी बिल्कुल। बेशक आपने यहाँ देखो तो छोड़ा होगा। देखो, जी, चांदनी चौक में वो घूमना, फिर वहां पे लाल किले को देखना, फिर उसके बाद उस वो सारा एक किस्सा है जो मैं बयान करूंगी। फिर आप शताब्दी, वो जो आपकी ट्रेन है, उसमें हमने सफर किया। फिर वहां पे लोगों का वो किस तरह हमें उन्होंने सर्व किया, फिर हमें किस किस तरह से स्वागत हमारा किया, वो भी एक बड़ी यादगार चीज थी। आज़ार लेकिन चूंकि हम भाईजान लोग, के और इब्राहिम साहब आपको आदाब कह रहे हैं इस प्रोग्राम बहुत में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जी, बहुत जी, शुक्रिया। मैं अपने तमाम अहबाब को आदाब करती हूँ, और अपने दिल से, दिल की गहराइयों से सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। देखें, हम लिखने वालों के पास कुछ नहीं होता, माँ सवाए वो लफ्ज हमारे पास होते हैं, किसी की इमानत है जो हमने लौटाने होते हैं, वो आपके होते हैं जो हमें आपको वापस करने होते हैं, वो भी हमारे नहीं होते। यकीन माने, जो हम इतना कमाल करते हैं, हमने लिखा, हमने तो कुछ लिखा ही नहीं, हम तो अपनी ड्यूटी अदा करने आते हैं। तो बहरहाल जी, वो किया। फिर 93 में मुझे एक अवार्ड मिला जापान से, हुकूमत जापान ने, और वहाँ पे 25 मुल्कों के लोग आए थे, जिसमें अमेरिका से विकी कॉब आई थी। ऐसे बच्चों की किताबें लिखने में जिन जिन को अवार्ड मिला। तो पाकिस्तान में मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान से मैं थी, इंडिया से जोशी साहब आए थे, हमारे आपके जी, मिनिस्ट्री के से थे, वो भी राइटर थे साइंस के, जी, वो केमिस्ट्री के जी, वैसे प्रोफेसर थे, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के आपके हेड थे। तो इस तरह जी, मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, ईरान से, तो पूरी दुनिया से थे, 25 ममालिक से थे। तो जी, तब वहां जाके पहला सफर, इतना लंबा सफर जहाज का मैंने तो कभी नहीं किया था। तो जब येलो रिवर के ऊपर से गुजरे और सारा गुजरा, तो बस समझ नहीं आती थी कि सफर कैसे कटेगा, लेकिन कट गया। और वो एक्सपीरियंस बहुत मेरे लिए, लाइक इट्स लाइक ओपनिंग ऑफ अ न्यू, जिसे कहते हैं, दुनिया मेरे लिए खुली थी। अकिया 12 से लेके बिल्कुल। गिंजा डाइची होटल में हमें ठहराया गया। और फिर मुझे वहां से मैंने लिखा, जब मैं वापस आई तो बहुत याद आया, जापान बहुत याद आया, वो कौम बहुत याद आई। फिर मुझे, मैंने जब एक दो दफा मैंने इशफाक साहब से उसका जिक्र किया, तो इशफाक अहमद वो कहने लगे, हमारे बहुत बड़े राइटर, वो कहने लगे कि बीना आप लिखती क्यों नहीं है। फिर कहते हैं अच्छा, अब वो पाकिस्तान अखबार
और कौमी डाइजेस्ट हमारा रिसाला निकलता था। फिर हर हफ्ते उसमें किस छपती रही और उसका नाम था हिरोशिमा के आंसू। तो वो बल्कि अभी मैं 2015 में जापान गई तो दोबारा से, तो वो फिर मैंने उसमें वो जो नया मेरा एडिशन आ रहा है उसमें वो चैप्टर भी मैंने शामिल कर रही हूँ, और वो जल्द अज जल्द दोबारा से उसकी अशाते दोम होगी, तो वो भी आएगा। तो इस तरह दुनिया के बेशुमार ममालिक में घूमे फिरे। अमेरिका तो जिसे कहते हैं घर बना और बनाया, लेकिन मैंने किसी जगह को भी अपना घर नहीं बनाया, क्योंकि हमारा अपना है ही कुछ नहीं। हम तो वो एक जो सफर में होते हैं, जो सफर में होते हैं, उनकी सारी जमीन उनका घर होती है। जी बिल्कुल, आसमान के नीचे सब घर है। वो एक शेर है कि मिट्टी का एक जर्रा साकिन पड़ा हुआ, मिट्टी का एक जर्रा था साकिन पड़ा हुआ, तेरी नजर ने उसको सितारा बना दिया। तो ये तो आपकी नजरे करम का कमाल है, जमाल है। खुदा ने हमारे ऊपर नजर, जब तक हरकत में है तो उस जर्रे की वैल्यू है, जब ये फिजिकल फॉर्म में से खत्म हो जाएगी फिर उसकी सिर्फ स्पिरिचुअल फॉर्म होगी, और वो स्पिरिचुअल फॉर्म है इंतकाल का टाइम आएगा, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आएगा, उसकी मुंतकली का टाइम आएगा। और उस वक्त ये ना समझिए कि वो चीज वो ना अजाब का जमाना है, वो जो मूवमेंट का जमाना है, चूंकि वो सफर का जमाना है। तो जिंदगी सफर में उस इंतकाल को भी बहुत हुस्न से, बहुत एहतियात से करना है। और यही हमारा आज का नहीं, बल्कि आज की हम कहते हैं इंटेलिजेंस भी हमें ये करके बताती है। चीजों की हमें समझ बूझ नहीं आ रही थी, हमारी ये जितनी मेटाफिजिकल फॉर्म ऑफ लाइफ है उसको बहुत करीब से दिखा दिया। तो अब हम ऐसे ही सोचते हैं सब लोग। मैम, आपने चश्मे बीना के नाम से भी अखबारों में लिखा है, कॉलम लिखे हैं, आपने खिदमत करी है अपनी कलम के जरिए। तो ये चश्मे बीना का की जो नजर है, जो बीनाई है, वो क्या है, आपने क्या लिखा है, उसके पीछे मकसद क्या रहा है आपका? एक्चुअली 27 बरस से ज्यादा हो गया आपको लिखते हुए। जी, ये मैं एक्चुअली एक रिसाला निकला करता था यहाँ पे, राना ताबर फानी साहब हुआ करते थे लाहौर में, वो रिसाला निकालते, वो खुद भी बेबसर थे, तो वो एक स्पेशल स्कूल में पढ़ाते भी थे और राइटर भी थे। उनकी एक बल्कि सफरनामा उनका था समात की आंख से, तो वो उनका सफरनामा था ऑस्ट्रेलिया का। तो वो मुझे याद है, तो वो एक रिसाला निकालते थे बिनाई, तो वो जब बिनाई रिसाला, तो उसकी मैं एडिटर थी, वो बेबसर बच्चों के लिए और उनकी सारी, आपको पता है, उनके लिए। तो वो मेरे लिए बड़ा हॉन्ट मुझे किया कि हम ऐसे, जब मैं खुद भी बहुत यंग थी तो हमेशा से इंटर रिलीजियस जिसे कहते हैं ना, उसके लिए काम किया, और हम ये समझते थे कि सब लोग एक है, यानी आलमगीरियत, ग्लोबलाइजेशन, और ये जो मिल के काम करने का, बात ये है कि खुदा जो है वो सभी का एक है, तो फिर हमें अलग अलग क्यों बनाया गया, नाम अलग अलग बने, हमने बना दिया। तो वो जब मुझे एक बहुत और तरह का मौका मिलता रहा कि मुझे अखबार में, पाकिस्तान अखबार में और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे मैं चश्मे बीना के नाम से लिखती हूँ। उर्दू न्यूज़ जो अखबार निकलता था अमेरिका से, उसमें भी, और पाकिस्तान का हमारा डेली न्यूज़ है चश्मे बीना, उसमें कॉलम, मज़ामीन भी बेशुमार लिखे जो कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। लेकिन मैं समझती हूँ कि वही लिखा जिसे देखा, जिसे समझा, और परखने को तो कारी बहुत है। क्या बात है। एक और बहुत ज़रूरी बात आपसे जानना चाहेंगे कि अमेरिका में जब आप गईं, और जैसा कि आपने कहा कि आसमान के नीचे सारी ज़मीन आपका घर है, तो वहाँ भी आपने अपना एक घरौंदा बसा लिया। अपने घर के अलावा एक घरौंदा। उस घरौंदा, उस नशेमन की कहानी भी हम आपसे सुनना चाहेंगे। ये एक बड़ा पेनफुल बात थी कि जब हम, देखिए, इमिग्रेंट बनना बहुत मुश्किल होता है। ये जब तक हम बनते नहीं ना इमिग्रेंट, हमें अंदाजा जानते नहीं नहीं, होता, बिल्कुल, हम उस बिल्कुल। पेन को नहीं जानते, वतन से दूरी, वो अपनी मिट्टी से दूर होना। आपके भले बच्चे, आपके मियाँ, आपके वालिदैन भी आ जाते हैं उधर मिलने को, लेकिन फिर भी आप किस चीज से उदास होते हैं
ये बताना ही बहुत मुश्किल जी, होता है। तो जी। वहाँ पे मैं शायद अपनी सकाफ़त, अपनी तहज़ीब, अपनी ज़बान और इन चीज़ों को बहुत मिस करती थी। फिर सोचा कुछ बरस तो ऐसे गुज़ार लिए उर्दू पढ़ाने में और दीगर गाने में, जो कि अपनी जिद्दोजहद का हिस्सा समझें। वो जिद्दोजहद वो नहीं थी लिखने में, वो अपने काम के अलावा कोई काम करने में। तो वो भी हुँ, हमारे बिल्कुल, आपने हिस्सा था। बताया, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी। लेकिन उसमें मैं समझती हूँ कि उसमें मुझे ये ख़्याल आया 2-3 बरस के बाद कि अपनी ज़बान को मुसलसल आगे काम किया जाए। फिर हर महीने की लास्ट संडे को एक सेशन रखा करते थे। शाम के वक़्त पूरे 4:10 पे वो शुरू होता था और वो रात के हुँ, डिनर के बाद ख़त्म होता था। साढ़े 3 घंटे का वो सेशन चलता था। तो वो ये था कि जी। उसमें मुख्तलिफ नए राइटर्स अपनी चीज़ें लाते, वो पढ़ते और हम उन्हें सुनते और सराहते और जो कुछ भी हम कर सकते थे। और ये कोई कैद नहीं थी साउथ एशिया के लोग हों, श्रीलंका, ये नहीं, आप ये देखें वो एक ग्लोबल विलेज के शैडो के अंदर हमने वो काम तो वो माशाल्लाह इतना हुआ कि फिर हमने उसको जश्न घरौंदा मनाना शुरू किया। तो अभी पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह जश्न घरौंदा का हमने 2018 और 19 का किया है और 20 तो उसकी नज़र हो गया कोविड की। जो ही कोविड से आज़ादी होगी हम जश्न घरौंदा को सेलिब्रेट करेंगे। जी, और वो ये ऐसा जी। है कि हमने उसमें एक मैंने आर्ट गैलरी भी वहाँ बनाई, उसका नाम भी घरौंदा था, जहाँ अपने कल्चर को हमने प्रमोट करते थे। यू नो इट वाज़ अ रिटेल सेंटर आल्सो, बट दैट वाज़ फॉर द सेक ऑफ फॉर यू नो लाइक अपने कल्चर को बताने के लिए। और हुँ, फिर ज़ाहिर है चूँकि मैं कुछ अरसा स्टेट डिपार्टमेंट में उर्दू भी पढ़ाई और अभी बल्कि सैसली वालों का मुझे समर के कोर्सेज वहीं देने थे। क्योंकि ये काम तो चलते हुँ, रहते हैं हम जो करते हैं, लेकिन दरअसल ज़िंदगी हुँ, में हमें जहाँ पे खुदा ले जाता है, हमें शुक्र करके वहीं से अपने काम का आगाज़ शुरू कर देना चाहिए। इंतज़ार, बेहतर हुँ, वक़्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, सबसे पहले और सबसे आखिर में बेहतर वक़्त वही है जो आपके हाथ में है। वो वक़्त जो आपसे हाथ से निकल गया वो आपका नहीं है और वो बेहतर भी नहीं बिल्कुल, है। तो कोशिश करें जो लम्हा हमारी दस्तरस में है, हम उसको बिल्कुल, काबिले इस्तेमाल कर लें। तो यही हमारा बिल्कुल। काम है। यहाँ भी मुझे साहिर लुधियानवी याद आए कि आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू। वाह! जो भी है बस यही एक पल है। वाह! और जो बहुत अपने अच्छी। पास है, जो जीने का मौका मिला है हमें और बिल्कुल। मोहतरमा सबीरा खातून हमें देख रही हैं, डॉक्टर अंबर आबिद साहिबा का सलाम आप तक पहुँचे, डॉक्टर अमानुल्लाह साहब हैं। आप सभी का हम भी यहाँ पे आप सबको खुशामदीद कहते हैं मैम की ओर से और तहरीक बकाए उर्दू की ओर से। अ, आखिर में ये हमारी जो गुफ्तगू है अब इसका वक़्त धीरे-धीरे आपसे तो मैं पूरे कई दिनों तक बात करती रह सकती हूँ, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन इस अदबी पेज पर ये गुफ्तगू खत्म होने की तरफ है। तो मैं एक चीज़ अच्छा आपने मुझे कुछ बताया था, बड़ी दिलचस्प सी कहानी थी। आपने तेजी बच्चन साहिबा का भी आपने बड़ा जब आप इंडिया में थी, तो जी। वो कहते हैं ना कि हर जगह से आप कुछ सीखते हैं, तो उन्होंने भी आपको कुछ ऐसी बात कही जो आपको बड़ी अच्छी लगी थी? मैं चाहती हूँ वो बताएँ आप। जी, बिल्कुल। मुझे याद है ये 84 की बात है। बहुत हम हुँ, लड़कपन की उम्र थी हमारी। तो हम गुलशन के इलाके, दिल्ली में गुलशन का बड़ा खूबसूरत इलाका था। तो हमारा उधर क़याम था। तो हमने देखा थोड़ा-सा हट के बहुत खूबसूरत एक और लोकेशन थी, नहीं बना था वो इलाका। उधर एक नेहरू बन रहा था स्टेडियम, बहुत बड़ा। जी। तो वो वहाँ से देखा तो एक खातून जो थी हमें बताया था, हमारे होस्ट जहाँ पे हमारी रेज़िडेंट थी, उन्होंने आंटी ने बताया कि ये जो हैं हमारे 5 घर छोड़ के इनके हस्बैंड जो थे ये शायद कहीं मिनिस्टर थे कुछ इस तरह, उन्होंने बताया 5 घर छोड़ के बच्चन साहब की, अमिताभ बच्चन साहब की वालिदा का घर है, वालिदैन का घर है। हुँ। हमने कहा अरे ठीक है, अब हम भी ताक लगाए, उन्होंने बोला कि वो कभी-कभी बाहर जाती भी हैं। वो बाहर सब्ज़ी लेने जाती हैं। हमने सोचा वो किसी हुँ, गाड़ी में सब्ज़ी लेने जाएँगी। कैन यू बिलीव हाँ, कि एक नाज़ुक-सी, ऐसी छुई-मुई सी खातून, बिल्कुल दरमियाने से भी छोटा कद और साड़ी को सँभाले-सँभाले, धीरे-धीरे कदम रखते हुए वो एक खातून जा रही हैं और जाके अपनी शॉपिंग कर रही हैं। हम तो हुँ, देख के ही हैरान हो गए। हमने कहा इतनी बड़ी सेलिब्रिटी की वालिदा
और यूं सड़क पे वो फिर रही हैं, कैसे हो सकता है? अरे आवाम हाँ, में, पब्लिक में इस तरह घूम फिर रही हैं। तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि बड़ा इंसान तब बनता है जिसकी माँ बहुत अजीम हो। बड़ा इंसान क्या वो बात बनता है! है जिसका बाप जो है उसकी तरबियत का दरवाजा बहुत कुशादा हो। तो मैंने क्या बात फिर है! सोचा कि बच्चन साहब को उनकी अदाकारी ने नहीं उनको बड़ा बनाया, बच्चन साहब को उनकी तरबियत ने और माँ के बिल्कुल, इस फरागदिली ने और इस कसरे नफसी ने बड़ा बनाया। तो क्या जब बात तक है! हमारे वाह! अंदर कसरे नफसी वाह! रहेगी, हम बड़े इंसान पैदा करते रहेंगे और अपने इस कायनात में खुशियों का और जिसे कहते हैं ना अजाफा करते रहेंगे और गमियों के आंसुओं को धोते रहेंगे। क्या बात है! मैम आखिरी सवाल से पहले मुझे एक हिदायत मिली है तहरीक-ए-बक़ाए उर्दू की ओर से कि आपसे एक बात पूछ लूँ। आपने जितने सफ़रनामे लिखे हैं, उन पे कुछ रोशनी डालें और आप एक नॉवल भी लिख रही हैं, नॉवल भी कुछ लिखे हैं जी आपने, बिल्कुल। उसके बारे में हमको बताएँ? जी। जी बिल्कुल, नॉवल मेरा एक्चुअली वो अमेरिका के बारे में है। वो मेरे जी, वहाँ पे जो गुज़रा और वो एक बड़ा डिफरेंट तजुर्बा है, जिसके ऊपर नॉवल जी। है। और अ, वो है, लेकिन एक मुझे अभी यहाँ पे आके एहसास हुआ, एक मैंने नॉवल लिखा था 1992 में। वो हुँ, वो छपा था मेरा अदबियात में रेगुलर, अब उसको किताब की फॉर्म में लाए हैं। लेकिन ये है कि वो उस दौर का था, वो बहुत ही डिफरेंट था। वो एक्चुअली रोशनी के सफ़र के साथ एक खातून सफ़र कर रही हैं, वो सिंबॉलिक नॉवल था। लेकिन अभी जो नॉवल जी। है ये जो है ये तो सारे का सारा जो है अमेरिका यात्रा के ऊपर ही है। और हुँ, बाकी सफ़रनामे, इंडिया का सफ़रनामा बहुत दिलचस्प, जापान का बहुत मज़े का। हुँ। फिर उसके बाद मैंने पाकिस्तान के सफ़रनामों का सफ़र लिखना शुरू किया है। क्योंकि हमने जी। पाकिस्तान अपने मुल्क को ही नहीं देखा होता। सारी दुनिया देख हुँ। ली तो अब ख़्याल आया, अरे चिश्तिया नहीं देखा, सियालकोट नहीं देखा, हमने वो नहीं देखा, ये क्या नाम है, सरगोदा के मज़ाफ़ात नहीं देखे, लाहौर के साथ जो इलाके हैं वो नहीं देखे, कराची के, मैं भी ठट्टा तो गई थी एक ज़माने में, कोयटा नहीं देखा, कोयटा के साथ नौशकी नहीं देखा। यानी कि वो जी, शहर देखे अब, और वो खुदा ने दिखाए। मज़े की बात ये हो गई कि मेरे ख्वाहिश मैं करती हूँ और खुदा वो ख्वाहिश पूरी कर देता है। यानी कि हम ख्याल जी। कर लें और खुदा उस ख्याल को सच की सूरत का रूप धार के हमारे सामने खड़ा कर दे, तो फिर शुक्र का कलमा तो हमारी ज़बान से अलग नहीं होता। यकीन माने जब मैं क्या बात सफ़र करके पाकिस्तान में आती हूँ, तो आगे खैरपुर जैसे मुल्क जो जगह है, ज़िला है, जहाँ सच्चर सरमस्त की वादी है, उनकी धरती है, वहाँ पे भी यकीन माने मैं तो हैरान ही हो गई। मैं कहती हूँ कि ऐसी-ऐसी जगह पहुँच गए इस सफ़र में। अब मैंने वो भी एक सफ़रनामा है मेरा। फिर मैंने आपको बताया कि मैंने अपने नॉर्दर्न एरियाज़ को बहुत एक्सप्लोर किया था पहले ज़माने में भी, बाबू सट्टाप से भी ऊपर हम गए। तो अभी भी मैं गई लास्ट ईयर जो है, पूरे जी, मैं अपनी गलियात में, तो उसके सफ़रनामे को भी मैंने लिखा। तो ये एक सफ़रनामे का ये एक तजुर्बा तो अपना होता है, लेकिन यकीन माने इसमें ज़माने हमारे साथ सफ़र करते हैं। जब मैं मोहनजोदाड़ो गई तो मैंने सोचा ये कदीम इंसान आज के जदीद दौर में किस तरह अपने निशानात को, अपनी शनाख्त को इन अपने रिमेन्स की फॉर्म में खड़ा करके आज जिंदा है। तो वो कदीम सही बात। इंसान जो है वो उन शक्लों में, उन चीज़ों में, उनकी शक्ल में उसके अक्स नज़र आते हैं। आप हड़प्पा चले जाएँ, आप मोहनजोदाड़ो चले जाएँ, आपको यकीनन वो कदीम इंसान आज के जदीद इंसान नज़र आता है। क्या बात है! डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब हमसे जुड़े हुए हैं। जनाब डाकगिरी साहब जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, खुशामदीद, वेलकम। और हम बात कर रहे हैं मोहतरमा बीना गोइंदी साहिबा से और बहुत ही मियारी गुफ्तगू रही है क्योंकि हमारे साथ जो बैठी हैं, उनकी हर बात में एक फ़लसफ़ा मैं सुन पा रही हूँ। और बिल्कुल मैम साइंस आपने कहा कि पाकिस्तान या हम हिंदुस्तान में होते हैं, हम दुनिया घूमने का प्लान करते हैं जब हम ट्रैवल प्लान बना रहे होते हैं, अपने आस-पास की जगहों को ही हम नहीं देखते हैं और साइंस का ही एक
कानून है कि जो चीज़ आपके जितने पास होती है वो उतना ब्लर दिखाई देती है, आपको वो साफ बिल्कुल नहीं दिखाई देती। जो चीज़ें जी आपके सबसे करीब होती हैं वो आपको उतना ही कम दिखाई पड़ती है, थोड़ा दूर जाना पड़ता है। तो शायद आप जब दूसरी जगह गई तो आपको दूसरी जगह से अपनी जगह, अपना मुल्क और बहुत साफ अच्छे दिखाई दिया हो। और बहुत चिराग अच्छे तले अंधेरा होता है कहते ही हैं उसको। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपने ये जो आपकी जो नज़र है, जो आपको खुदा ने बख्शी है, हर चीज़ में अपने लिए कुछ खोज लेने का, एक रूहानियत खोज लेने का जो आपके अंदर जो एक सलाहियत है, वो भी ऊपर वाले की दी हुई, वो बहुत ही बिल्कुल खूबसूरत है। मैं एक आखिर में एक सवाल आपसे करूँगी, क्योंकि आप हैं और मैं आपको लगातार सुन रही हूँ, आप एक आज़ाद ख़याल ख़ातून हैं और आपने अपनी तालीम को, अपने सफ़र को, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से हालात के रुख के खिलाफ जाके भी कभी-कभी मुड़ा है, ढाला है और आपने अपने आप को बनाया है, जिसे हम कहते हैं तराशा है खुद को। तो लड़कियों की एजुकेशन को लेके मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, उनकी तरबियत, तालीम और तरबियत को लेके तालीम-ए-निस्वां की जो मौजूदा हालात में जो बात कही जा सकती है, चाहे वो इधर हमारा हिंदुस्तान हो या उधर पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया में, एक लड़की की तालीम, उसका सफ़र करना, उसका आगे बढ़ना, उसका ज़हीन होना कितना ज़रूरी आज माना जा रहा है और कितना हालात उसके साथ हैं, समाज भी और हालात भी? हम जानना चाहते हैं आपसे। देखिए ये सवाल हर दौर में ये चलता है। हालांकि जी, हम आज के दौर में जेंडर फ्री की बात करते हैं, हम वुमेन राइट्स की बात नहीं करते, हम ह्यूमन राइट्स की जी, बात करते हैं। लेकिन हमें राबिया खुस्तार का ज़माना याद है, हमें कुरतुलैन तायरा का ज़माना याद है, जिनको हैंग कर दिया गया, पर्शियन की हमारी शायरा। ये जी। सारे वाकयात हमारे सामने हैं। आज की वो लड़कियां भी याद हैं जब बेनज़ीर भुट्टो को गोली मार दी गई। आज हमें लाइक लोगों को रास्ते से हटाने के लिए बेशुमार काम किए जाते हैं। आज भी एहतजाज है कि खातून ही लाइक क्यों है, क्योंकि अब खातून के लिए जहाँ पे बहुत खवातीन के लिए बहुत सी राहें खुल गई हैं, बिला मुकाबला हुँ, आप कोई भी काम कर सकते हैं, ओपन मेरिट पे आप हुँ, यूनिवर्सिटीज में आ सकते हैं। लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि मुश्किलात नहीं है। हमने अपने वक्त में 30 बरस पहले बहुत सी मुश्किलात सही, अभी भी सह रहे हैं। लेकिन हुँ, फिर भी मैं समझती हूँ औरत कितना भी पढ़ ले और इतना भी आप कर लें, किसी न किसी हर कहीं ना कहीं किसी न किसी होने की वजह कॉम्प्रोमाइज कर रही है। वो किसी औरत के साथ कर रही होती है, औलाद होती है, माँ के साथ कर रही होती है, भाई के साथ। और अगर वो कॉम्प्रोमाइज करती है तो वो एक बहुत मुश्किल सफर होता है, कि औलाद भी आपके कॉम्प्रोमाइज का हिस्सा बनती है। तो मुआशरे की जहाँ तक बात है, मुआशरे में तो यही लोग मुआशरे का हिस्सा बनते हैं। और जब ये लोग मुआशरे में मुख्तलिफ शक्लों, मुख्तलिफ रिश्तों में हमारे सामने आते हैं, तो फिर एक लम्हे को वो औरत भूल जाती कि मैं वाकई तालीम हूँ। कि चूंकि अभी तरक्की, इस तहरीक जो अब हम जरूर लगाते हैं, आपके साथ खड़ी है, यकीनन खड़ी है। उससे वो औरत बहादुर हो चुकी है, उसकी आज भी खौफ से टांगे कांप रही होती है। कहीं कहीं ये मुआशरा, वो ये नहीं कि वो मर्द आपको हटाते हैं, क्योंकि मर्द आपको हमेशा स्पेस देता है। मर्द आपको आगे अगर औरत बढ़ती है तो वो मर्द की वजह से बढ़ती है। औरत कभी भी अगर गिरती है तो वो औरत ही की वजह से गिरती है। ये भी मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मर्द को जो तरबियत करती है, इसलिए हमें तो अपनी सोच को सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, अपने आप को बहादुर करना पड़ेगा। और अपने माहौल में, अपने गोद में पैदा होने वाले बच्चों को, खसूसी तौर पे उन लड़कों को जो पैदा होते हैं, उनको ये तरबियत देनी पड़ेगी कि अब वो आपकी बहन है, आपकी बेटी है या आपकी बीवी है, उसको आप इज्जत दीजिए।
जब हम अपने गिर्द की औरत को इज्जत देंगे, में इज्जत ही इज्जत होगी। तो तालीम भी होगी, उसके मकाम। देखिए काम करने में क्या है, औरत पहले घर में काम करती थी, अब बाहर भी कर रही है, और वो दो काम कर रही है। ये मतलब एक डबल, वो जिसे कहते हैं उसकी ड्यूटी देनी पड़ती है। औरत ज़ाहिर सेक्रीफाइस करती है, लेकिन मर्द भी करता है, बहुत काम करता है, ये कोई इसमें मुकाबला नहीं है। मर्द बहुत कुछ कर, क्योंकि आज जितनी औरतों ने तरक्की की है वो मर्दों की वजह से की है, यकीन मानिए। वो की तो की गिर्द कोई अब कामयाब औरत की कामयाबी देखने वाला उनके गिर्द कोई मर्द मौजूद है। और फिर वो औरतें हिम्मत करती, गिराने वाले 100 होते हैं, लेकिन एक जरूर ऐसा मर्द होता है जो आपके लिए हिम्मत देता है, तो वो मर्द उन बिल्कुल। सारे तमाम मर्दों से भारी होता है। तो बहरहाल औरतों के लिए मैं उनको सल्यूट भी करती हूँ, अपनी नौजवान बच्चियों को, कि वो इस सफ़र में आगे बढ़ती जा रही हैं। वो बल्कि अभी कोविड के दिनों में एक मेरा तराना रेडियो पाकिस्तान ने और पीटीवी ने चलाया, पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन ने, बढ़े चलो कदम कदम बढ़े चलो। तो ये जो हमें कदम कदम बढ़े चलो का सफ़र है, ये मर्दों और औरतों सबको साथ लेके चलना है। तो ये मिट्टी की प्याली बल्कि एक मेरा मजमून है, ये खवातीन के हवाले से ही है, कि हमारी असम्बलियों में भी हमारी नुमाइंदगी कर दी जाती है, यानी हमारी नुमाइंदगी के हद तक हमें ना रखा जाए, फुल ह्यूमन बीइंग समझा जाए। तो ये बहरहाल ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा, और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि हमारे मर्द जो हैं औरतों को यूं ही इज्जत, जो इज्जत देने वाले मर्द हैं, मैं उनकी बात करती हूँ, जी, यूं ही इज्जत देते बिल्कुल, रहेंगे बिल्कुल। और हमारे हौसले बुलंद करेंगे। चूंकि देखें मर्द के अंदर एक क्रोमोसोम है, याद रखिए, औरत के अंदर दोनों क्रोमोसोम। क्या तो बात है! बहरहाल तो ये हमें ये चीजें याद रखनी चाहिए, क्योंकि वाई क्रोमोसोम मर्द से आता है। तो अगर वो आएगा तो हम आगे जिंदगी में हमारी जो है आगे प्रोपगेशन भी होगी। तो पूरी उम्मीद रहना चाहिए। और मर्द जो है वो हमारी सोसाइटी का एक खूबसूरत तवाना दरख्त है, और औरतें उसके उस दरख्त के ऊपर जो फूल खिलते हैं, जो उसमें रंग व बू है, जो उसकी कलियां हैं, वो खवातीन है। तो इस शजर को यूं ही बढ़ते रहना चाहिए। क्या बात है! क्या बात है! बहुत ही खूबसूरत। तो आपने जो वो क्रोमोसोम वाई एंड एक्स की बात कही, वो जानने के लिए इतना तो साइंस हर औरत को जानना ही पड़ेगा, तब जाके वो अपनी ताकत को पहचान पाएगी। और मैं भी आपके हवाले से, आपकी जानिब से तहरीके बकाए उर्दू के इस प्रोग्राम के इस स्टेज पर, इस पेज पर उन तमाम मर्दों को सलाम करती हूँ, जिन्होंने ये माना है कि जब उनके साथ चलने वाली भी उन जैसी ही ताकतवर और हिम्मतवर होगी, तभी दुनिया आगे बढ़ेगी। और और औरतों की ज़हानत को न सिर्फ़ कबूल किया है, बल्कि आगे भी बढ़ाने में एक सच्चे दोस्त का फ़र्ज़ अदा किया है। मुझे लगता है दोस्त होना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि दोस्ती में ही आप अगले की तरक्की की दुआ करते हैं, बाकी जगहों पे आप शायद एक बराबर से कुछ देखने लगते हैं। और आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि औरत हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करती है, चाहे वो किसी भी ओहदे पर क्यों ना हो। बात सिर्फ़ एक याद रखनी है कि अपने ख्वाबों से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और कभी ये ना भूलें कि सपनों को मरने नहीं देना है, अपनी हिम्मत को मरने नहीं देना है। और आप जैसे हो सकें तो बात ही क्या है कि हर चीज़ को सीधे एक रूहानियत से जोड़ सकें, मिट्टी के ज़र्रे में भी एक मैसेज निकाल सकें, तो वो चीज़ तो मेरे ख़्याल से कुछ तो खुदा की नेमत होती है, और कुछ हम पढ़ते-लिखते, सीखते-सीखते सीख जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत बातचीत रही। और हमारा जो फ़ॉर्मेट है, मैं फ़ॉर्मेट लफ़्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, उसमें आखिर में हम अपनी न्यू जनरेशन के लिए एक मैसेज लेते हैं, उर्दू से उनकी मोहब्बत बनाए रखने और उर्दू की बका के लिए काम करते रहने के लिए। वो मैसेज अपनी ओर से आपने नई जनरेशन को कि वो उर्दू के लिए और क्या कर सकते हैं, उर्दू अपनी मादरी ज़बान की खूबसूरती को बचाए रखने के लिए और इसकी बका के लिए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका और प्रतिमा सेना साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और तहरीक बकाए उर्दू वालों को मुबारक पेश करती हूँ कि वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं
कि ऐसे ऐसे हमारे जैसे लोगों को लाके और यूथ के सामने मैं समझती हूँ कि हमें मौका दे रहे हैं कि हम उन्हें एड्रेस करें। यूथ हमारे लिए ये समझे कि मुस्तकबिल नहीं है, बल्कि वो रोशनी है जिसमें हमें देखना है। वो रोशनी है, जी। और वो रोशनी जो है वो सूरज की जैसे रोशनी ख़त्म नहीं होती, इस तरह हमारी यूथ से हमारी होप्स ख़त्म नहीं होती। लेकिन इसमें अशद ज़रूरत जिस अमर की है वो ये है कि किसी भी कौम की शनाख्त उसकी ज़बान से होती है। यानी जी। जब हमने किसी कौम को ख़त्म करना हो तो उससे, जैसे इस्तेमारी रवैयों में उसकी ज़बान को, जो उसकी लैंग्वेज दिया गया, बिल्कुल। उससे दूर कर दिया गया, तो उसको दूर कर दिया जाए तो वो कौमियत का और कौम का वो जज्बा ख़त्म होने लगता है। और अगर आपने किसी इंसान की पहचान करनी है तो उसकी ज़बान के पीछे देखिए कि कितना बड़ा इंसान है। तो कोशिश ये है जी। हमारी सबकी, आपकी भी, तहरीक बकाए उर्दू वाले भी इसमें अपना काम बहुत बखूबी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन मेरी यूथ से एक बहुत बड़ा एक रिक्वेस्ट है कि ऑलवेज, अब जितनी मर्जी ज़बानें सीखें, मुझे अब जापानीज आती है, स्पेनिश आती है, अंग्रेज़ी भी आती है, उर्दू भी आती है, मैंने पंजाबी अब बोलनी सीखी है, मतलब प्रॉपर जो लैंग्वेज के तौर पे। तो बात ये, वो जो पता चला तो हम उर्दू उर्दू की पता चला, पंजाबी से भी पुरानी, तो पता ये चला कि ज़बान को, अपनी ज़बान को, जो उर्दू ज़बान है, उसको अगर हम लेंगे, किसी और ने नहीं संभालना। ये हमारी विरासत है, और अपनी विरासत को संभालने से मतलब ये है कि आपने अपने शनाख्त को, तो अपनी शनाख्त को संभालना, अपनी रोशनी जो कल का मुस्तकबिल है उसमें देखना चाहते हैं, और बहुत बेहतर फॉर्म में देखना चाहते हैं। और ये मेरा यूथ के लिए, कीजिए, जितनी मर्जी ज़बानें आती हों, अपने घर में अपनी गुफ्तगू उर्दू में की। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और अभी इस बात के दौरान ही मैम, आपने जो एक अपना तजुर्बा बताया जब आप मोहनजोदड़ो और हड़प्पा गई थीं, तो किस तरह से अपने माज़ी, अपने अतीत को हम देखते हैं और अपने आप को पहचानते हैं। तो वो तहज़ीबें, वो अदब, वो ज़बानें ऐसे ही बचा के रखनी है हमारी आने वाली पुश्तों के लिए भी। हज़ारों साल भी अगर हमारा नामो-निशान बचा हो इस दुनिया का, इस ज़मीन का, इस आसमान का, तो कम से कम हमारी आने वाली पुश्तें, हमारी आने वाली नस्लें हमें पहचान सकें, अपने आप को पहचान सकें। बिल्कुल। आज बहुत खूबसूरत बातचीत हुई है मोहतरमा बीना गोइंदी साहिबा से, जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं और अमेरिका में फ़िलहाल रहती हैं। वहाँ उन्होंने उर्दू के लिए बहुत काम किया है, उर्दू की खिदमत की है। साइंसदाँ हैं, लेकिन शायरा भी हैं, अफ़साना निगार भी हैं, सफ़र करती हैं, लेकिन ठहर जाने में भी यकीन करती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बड़ी खूबसूरत जो चीज़ें होती हैं, अहम चीज़ें होती हैं, उन्हें करने के लिए रुक जाना थोड़ी देर के लिए ज़रूरी है। बिना रुके आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। तो जी ऐसी बिल्कुल। खूबसूरत शख्सियत की मलिका से मैं मुखातिब हुई, ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है। मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, और इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगी कि आपका ये जो अदबी सफ़र है, ये रूहानियत का सफ़र है, ये जारी रहे, और जब भी हम आपसे मिलें कुछ नई बात हमें सीखने को मिले। शुक्रिया। फ़िलहाल तहरीक बक़ाए उर्दू की ओर से हम आपको सलाम कहते हैं, थैंक यू कहते हैं। बहुत फिर मिलने शुक्रिया। की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।